FM लाइफलाइन लाइफलाइन लाइफलाइन। श्रोताओं, आज के एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर एस पांडव, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर पांडव, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। श्रोताओं, आज हम डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे ग्लूकोमा यानी काला मोतिया के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जो एकदम से ज़िंदगी में आ जाती है और उसके बाद कई बार नज़र भी जा सकती है। किस तरह इसका पता चलता है, क्या इलाज है और किस तरह हम इससे बच सकते हैं, यही चर्चा हम डॉक्टर साहब से करेंगे और एक सही रास्ता जीवन के लिए अपनाएंगे ताकि हमारी आंखें सही रहें और हम इस दुनिया को देखते रहें। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा पहला सवाल कि ग्लूकोमा और काला मोतिया है क्या? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें लोगों को अक्सर पता नहीं होता कि ग्लूकोमा क्या है और काला मोतिया। काला मोतिया फिर भी लोगों ने सुना होता है, लेकिन ग्लूकोमा क्योंकि थोड़ा इंग्लिश का वर्ड है तो ये आम यूज़ में नहीं है। काले मोतिये में क्या होता है कि जो आँख का जो नज़र होती है, जो आँख का जो सिग्नल है, जो आँख है वो कैमरे की तरह काम करती है और जो बाहर का जो सीन है उसका जो इमेज है वो आँख के पर्दे के ऊपर पड़ता है। तो आँख के अंदर पर्दा रहता है जिसके ऊपर ये इमेज बनता है। अब ये जो इमेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो पर्दे से दिमाग तक पहुंचानी है, क्योंकि जो भी हम देख रहे हैं उसकी पहचान तो दिमाग ही करेगा, आँख नहीं करेगी। आँख उसका इमेज बनाएगी। तो ये जो पर्दे के बीच में और जो दिमाग के बीच में जो कनेक्शन है वो एक ऑप्टिक नर्व, एक नर्व के जरिए होता है, जिस केबल की तरह मान लीजिए आप। तो जब वो नर्व ख़राब हो जाती है तो उसमें फिर जो सिग्नल है वो आँख के पर्दे से दिमाग तक नहीं पहुँचेगा और वो जो कंडीशन है उसको काला मोतिया कहा जाता है। इसमें और भी बड़ी बीमारियां हैं जो नस है, जो नर्व है, उसको ख़राब कर सकती हैं। लेकिन जो काले मोतिये की है एक बड़ी स्पेसिफिक सी है, एक क्लिनिकल इसकी अपने इसके साइंस रहते हैं, सिम्टम्स रहते हैं और उसके बेस पे ही इसका डायग्नोसिस किया जाता है। एक और चीज़ जो काले मोतिये में आमतौर पर देखी जाती है वो होती है आँख का प्रेशर। ये ज़रूरी नहीं है कि आँख का प्रेशर ज़्यादा हो सभी काले मोतिये के मरीज़ों में, लेकिन अक्सर ये देखा गया कि जो काले मोतिये के मरीज़ होते हैं उनके आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। तो जैसे कि ब्लड प्रेशर होता है वो भी एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, अगर ज़्यादा हो तो भी ठीक नहीं है, कम हो तो भी ठीक नहीं है। तो उसी तरह आँख का भी अपना एक प्रेशर होता है ताकि वो उसकी जो शेप है वो बनी रहे, क्योंकि आँख एक बैलून की तरह है, गुब्बारे की तरह है या बॉल की तरह कह लीजिए आप। तो अगर उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो भी ठीक नहीं होगा और बहुत कम हो गया तो उसमें ना पिचक जाएगा वो। तो उसका भी एक प्रेशर की रेंज है। तो काले मोतिये में अक्सर देखा गया है कि उसका जो प्रेशर है उसमें भी फ़र्क पड़ जाता है। तो ये कुछ एक चीज़ें होती हैं जो काले मोतिये की बड़ी स्पेसिफिक होती हैं और इसी के बेस पे इसका डायग्नोसिस किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जब वो प्रेशर बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो उससे काला मोतिया हो सकता है? हाँ, बढ़ने से, खासकर बढ़ने से। तो कितना नॉर्मल प्रेशर कितना होना 10 से 20 के बीच में नॉर्मल माना जाता है, लेकिन ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि हर आदमी का थोड़ा इंडिविजुअल अलग होता है। लेकिन कोई भी प्रेशर जो 21 मिलीमीटर से आगे चला जाता है तो फिर हम उनको थोड़ा सीरियसली लेते हैं उस चीज़ को। तो क्या एक आम इंसान किसी डॉक्टर के पास जाकर, किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके कह सकता है कि मुझे आँख का प्रेशर चेक करवाना है? हाँ जी, हाँ, कहना चाहिए, लेकिन आँख का प्रेशर, सिर्फ प्रेशर से काले मोतिये का डायग्नोसिस नहीं हो पाता अनफॉर्चुनेटली। तो उसमें और भी चीज़ें रहती हैं। तो ये भी हो सकता है कि प्रेशर नॉर्मल हो और फिर भी काला मोतिया हो, वो भी हो सकता है। तो बेस्ट तरीका जो है इसका सवाल पूछने का वो ये हो सकता है कि जब भी आप दिखाते हैं तो आप ये कहें कि जैसा मेरे को थोड़ा काले मोतिये के लिए भी चेकअप कर लीजिए, कहीं काला मोतिया तो नहीं है। उसमें फिर वो प्रेशर भी देखेंगे और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी देखेंगे। डॉक्टर साहब, एक श्रोता लाइन पे हैं, आइए उनसे बात करें। हेलो, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ। मिसेस बेदी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं 4 सेक्टर पंचकुला से बोल रही हूँ। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। अपना प्रश्न पूछिए, डॉक्टर साहब स्टूडियो में है। हेलो। हाँ, हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, पिछली बार आप आए थे तब भी मैंने आपसे बात की थी। मैं भी ग्लूकोमा की पेशेंट रही हूँ 13 साल। क्या हुआ कि 8 साल तो मैं दवाई पे रही और 5 साल हो गए मुझे, 6वां साल है, मैंने SLT कराया था। ठीक है। और उसका परसों मेरा टेस्ट हुआ तो वो ठीक है बिल्कुल। एक डॉक्टर साहब, छोटी सी मैं अवेयरनेस लोगों को देना चाहती हूँ जी। कि मैं जब किसी को कहती हूँ ना अपनी आंखें जरूर चेक कराइए आप कुछ,
तो वो सीधा कह देते हैं हम तो बिना नक के सुई में भी धागा डाल देते हैं। तो ऐसा होता है। हाँ जी। क्योंकि मैं एक योग क्लास की हेड हूँ, तो मेरा काम है कि मैं सबको अवेयर करती रहूँ। डॉक्टर साहब, मेरे को कैसे सिम्टम आए थे मैं थोड़ा ये बताना चाहती हूँ। जरूर। कि एक बार मैं खाना खा रही तो मेरी गुड़िया कहती है कि आप रो तो रहे नहीं हो, आपकी आंखों से पानी क्यों आ रहा है? तो मैं एकदम से चली गई। फिर डॉक्टर मिर्चिया की पेशेंट हूँ मैं जी। तो उन्होंने चेक किया तो वो डर से गए कि मेरे को एकदम से ओसीटी होता है जो टेस्ट, उसमें ग्लूकोमा आया। तो 8 साल तो मैं दवाई से भी ठीक चलती रही। फील्ड्स के टेस्ट में मैं हर बार फेल हो जाती थी। अच्छा। तो मैं ये लोगों को कहना चाहती हूँ, आप ये मत कहिए अभी हमारी आंखों का गुजारा हो रहा है। साल में 2 बार तो एटलीस्ट जरूर सारा चेकअप बिल्कुल कराइए। करवाना चाहिए, क्योंकि जो काला मोतिया होता है इसका केवल पता नहीं चलता। डॉक्टर साहब, ये तो काला चोर है जो पर्दे के पीछे बैठा है। जी जी जी, और बिल्कुल कब सही हमें कहा आपने। अटैक कर देगा पता नहीं है। हाँ, कब आ जाए सामने कुछ कह नहीं सकते। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा आप कहेंगे तो शायद लोगों को ये हाँ, बिल्कुल जी, ज्यादा हम समझ आ जाए। यही कोशिश करते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता Awareness चले। आनी हाँ चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कईयों को तो काला मोतिया का मतलब ही नहीं पता है जी कि ये होता क्या तो है। आप ये अपना काम करते रहिए, मुझे लगता है आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और जो कोई आपको कहता है, कोई इसका मजाक उड़ाता है, तो उसकी कोई ऐसी एक बार कोई उसमें कहेगा, चिंता 2 बार करने की ज़रूरत कहेगा। नहीं है। मिसेस बेदी, कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, एक और श्रोता लाइन पे हैं, आइए जी। उनसे भी बात करें और जाने की वो क्या पूछना चाहते हैं। ज़रूर। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। मैं गोवर्धन दास नान हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। अपना प्रश्न पूछिए गोवर्धन जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का भी कोई इलाज है? देखिए, उसका अभी कोई पक्का इलाज तो नहीं है, लेकिन ये एक बीमारी है जिसके बारे में बहुत रिसर्च हुई है। और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की भी कुछ एक वैरायटीज़ होती हैं जिनका इलाज पॉसिबल है। अभी इसका इलाज संभव नहीं है अभी? हाँ, मतलब सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन कुछ एक वैरायटीज़ हैं जिसके लिए संभव हुआ है। अच्छा जी। लेकिन अभी वो इंडिया में अभी आया नहीं है, और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है आज की डेट में। अच्छा जी। तो उम्मीद है कि ये कुछ आने वाले सालों में थोड़ा ये कॉमन हो जाएगा, और हो सकता है इसकी कॉस्ट भी कम हो जाए। क्या तो उम्मीद उस कर टाइप रहे हैं? की कितना उम्मीद संभव कर हो रखनी जाएगा? चाहिए। बिल्कुल, ये एक बीमारी है जिसके बारे में उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है जी। गोवर्धन जी, कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं काला मोतिया यानी ग्लूकोमा की, और 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक दुनिया भर में ग्लूकोमा वीक भी मनाया जाता है। तो ये वीक क्यों मनाया जाता है और क्या इसकी बैकग्राउंड है, ये भी हमें बताइए। इसका कारण यही है कि जो काले मोती का जो प्रॉब्लम वो हर जगह है, वो हमारे यहाँ भी है और बाहर भी है, सभी देशों में है। क्योंकि काला मोतिया है एक साइलेंट डिजीज़ होती है, इसकी कोई ऑब्वियस साइंस नहीं होते हैं। उससे क्या होता है कि जिसको काला मोतिया है उनको पता नहीं चलता कि उनको काला मोतिया है या नहीं है। और काले मोतिया का डायग्नोसिस तभी होता है जब वो डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट उनको देखेंगे। लेकिन आई स्पेशलिस्ट तभी देखें जब पेशेंट उनके पास जाएंगे। लेकिन अगर पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं है, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो इसलिए काले मोतिया का जो डायग्नोसिस है वो नहीं हो पाता है। ये माना जाता है कि आज की तारीख में दुनिया भर में करीब 80 मिलियन लोग हैं जिनको काला मोतिया है, और हिंदुस्तान में 12-13 मिलियन लोग हैं जिनको काला मोतिया है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो 12-13 मिलियन हैं, उनमें से 90% ऐसे हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि काला मोतिया उनको है। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं, 10-11 मिलियन लोग जिनको काला मोतिया है, जिनको ब्लाइंडनेस होने का रिस्क है, उनको विजुअल डिसेबिलिटी होने का रिस्क है, लेकिन इस खतरे का उनको आभास नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लोगों के बीच काले मोतिया से रिलेटेड जो जानकारी है वो लोगों को दी जाए, ताकि वो ठीक समय पर अपना चेकअप करवा लें, और अगर काला मोतिया है तो वो डायग्नोज हो जाए और उसकी आगे के लिए रोकथाम की जा सके। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि हिंदुस्तान में तकरीबन 12-13 मिलियन लोगों को ग्लूकोमा है जी, और वो रिस्क है कि उनकी नज़र जा सकती है, यानी ब्लाइंड हो सकते हैं। तो क्या कोई भी मरीज़ जिसको काला मोतिया होगा उसकी नज़र चली जाएगी कि या उसे रोका जा सकता है? रोका जा सकता है। इसीलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और रोकने का भी मतलब है कि अगर आप ठीक टाइम पे अगर उसका इलाज शुरू हो जाता है, जो काला मोतिया है उसका कोई क्योर नहीं है, कोई परमानेंट इलाज नहीं है, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन काले मोतिये से जो अंधापन आ सकता है, या जो विजुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, या ब्लाइंडनेस हो सकती है, उसको रोका जा सकता है।
तो उसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो पता चले कि किसको काला मोतिया है और किसको नहीं है। इसके लिए एक अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, और अर्ली डायग्नोसिस के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो अवेयरनेस है पेशेंट के लिए, पब्लिक के लिए। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि अर्ली डायग्नोसिस के लिए जी। लेकिन एक आम इंसान, मैं क्यों जाऊंगा डॉक्टर के पास और मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ मुझे काला मोतिया हो ये सकता है? बहुत सही सवाल आपने किया, और यही एक विडंबना है, क्योंकि काले मोतिये में कोई सिम्टम्स नहीं होते। जब कोई सिम्टम्स नहीं होते तो जिसको काला मोतिया है उसको नहीं पता है कि इसको काला मोतिया है, और वो बिल्कुल ठीक ठाक है, तो वो कहेंगे कि मुझे तो आँख में कुछ तकलीफ़ ही नहीं है, मैं क्यों दिखाऊं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सबको अपना आँखों का चेकअप, पीरियोडिक चेकअप करवाना चाहिए। अब इसमें सवाल ही है कि किन लोगों को करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए। तो जो काला मोतिया है वे अक्सर ये देखा जाता है कि 40 और 45 साल की उम्र के आसपास ये शुरू होता है। तो वो एक एज है जब आपको नज़दीक का चश्मा भी लगता है, और आप डॉक्टर के पास चश्मा लेने तो जाते ही हैं। तो उस टाइम पे ये ध्यान रखें कि जब आप डॉक्टर के पास चश्मा लेने जा रहे हैं तो ये सवाल जो आपने पहले भी पूछा था, ये ज़रूर पूछें कि मेरे को काला मोतिया तो नहीं है। तो उसमें फिर एक काली मोती की एक स्क्रीनिंग उनकी हो जाएगी, और अगर उनको काला मोतिया है तो उसका पता चल जाएगा, उसका इलाज शुरू हो जाएगा, और अगर नहीं है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर उस टाइम पे काला मोतिया नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए गारंटी होगी कि आगे कभी नहीं होगा, क्योंकि जो काला मोतिये का जो प्रकोप है वो आम तौर पे 40-45 उम्र में शुरू होता है, लेकिन उसके बाद भी होता रहता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके चांसेस, काले मोतिये के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूँ कहें कि अगर 40 साल की उम्र में 2 या 3% लोगों को काला मोतिया होता है, 100 में से 2 या 3 को होता है, लेकिन जो 80 साल की उम्र लेंगे तो 8 से 10 लोगों को काला मोतिया होगा। तो उम्र के साथ, टाइम के साथ उसका जो इंसिडेंस है वो बढ़ता जाता है, उसका जो प्रेवलेंस बढ़ जाती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि उस उम्र के बाद पीरियोडिकली चेकअप करवाते रहें। तो इसका मतलब तकरीबन हर साल एक तकरीबन हर साल एक चेकअप करवा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, वो कौन लोग हैं जिन्हें काला मोतिया होने का रिस्क ज़्यादा हो? एक तो जैसे मैंने अभी बताया जो उम्र के साथ हाँ है कि 40+, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी रिस्क बढ़ता जाएगा। दूसरा इसमें होता है जो जिनको पहले से किसी फैमिली में काला मोतिया है, किसी के भाई बहन या माता पिता या और किसी को फैमिली में काला मोतिया है, उनको इसका रिस्क ज़्यादा होता है, तो उनको तो खासकर करवाना ही चाहिए। और उसके अलावा जो लोग चश्मा पहनते हैं, जैसे मायोपिया, जिनके शॉर्ट साइटेडनेस जिसको कहते हैं, जो चश्मा लगाते हैं उनको भी रिस्क ज़्यादा होता है अगर बाकी लोगों के मुकाबले में अगर आप देखें तो। इसके अलावा कुछ रेसेस होती हैं उसमें भी, और काले मोतिये की अलग अलग किस्में भी होती हैं, तो वो उसमें भी थोड़ा फ़र्क होता है कि जैसे हम लोग अगर वेस्टर्न पॉपुलेशन में लेंगे तो थोड़ा उसका कम होगा, और हमारे में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और अफ्रीकन में और भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा कुछ एक आँख में अगर कोई चोट लगी है, पुरानी कोई इंजरी है, या कोई सर्जरी हुई, आँख की कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हुई, या मल्टीपल सर्जरीज हुई हैं, तो उसमें भी बाद में काला मोतिया आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आँख में कुछ और बीमारियां भी होती हैं, जो कोई क्रॉनिक थेरेपी चल रही है, कोई आपको कोई स्टीरॉयड, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो आई ड्रॉप्स होती हैं, या वैसे कई बार टैबलेट दी जाती है, लॉन्ग टर्म थेरेपी उसकी कोई चल रही है, अनसुपरवाइज थेरेपी चल रही है, तो उसमें काला मोतिया बाद में बन सकता है। और इसके अलावा और भी कुछ आँख की कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कोई आँख में सोजिश रहती है अक्सर, या यूवियाइटिस जिसको कहते हैं, तो अगर इस तरह तो उसमें बाद में काला मोतिया बन सकता है। तो इसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें ये जो ग्रुप्स हैं, अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो उनको डेफिनेटली पीरियोडिक चेकअप ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जब आपको पता चल जाता है कि हाँ इस मरीज़ को ग्लूकोमा है जी, तो आपका क्या उसके लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहता है? इसमें सबसे ज़रूरी तो ये पता लगाना ही है कि ग्लूकोमा है या नहीं है, और इसका कोई एक टेस्ट नहीं होता। इसका डायग्नोसिस तो आँख को एग्जामिन करके ही होता है, देख के ही होता है। हाँ, एक बार आपको ये लगे कि इसको किसी को काला मोतिया है, तो फिर आप उनको डॉक्यूमेंट करने के लिए उसका एक कहाँ कितना है और उसको क्वांटिफाई करने के लिए फिर टेस्ट करवाए जाते हैं। तो उसमें अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो उसमें आँख के भीतर का जो पर्दा है उसकी स्कैनिंग भी की जाती है, उसकी फ़ोटो ली जाती है, और जो आपका विजन का दायरा है, जो विजुअल फील्ड जिसको कहते हैं, उसको भी मेजर किया जाता है, उसको मैप किया जाता है। जब ये सब हो जाता है तो उसके बाद फिर ट्रीटमेंट की बात आती है। तो ट्रीटमेंट में होता है कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि अक्सर आँख का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है, तो पहला तो एफर्ट ये होता है कि उसको प्रेशर को नॉर्मल किया जाए, और अगर नॉर्मल रेंज में भी है तो भी इसको थोड़ा नीचे की तरफ को लाया जाए। उसके लिए सबसे पहले दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग तरह की आई ड्रॉप्स होती हैं जो
प्रिस्क्राइब की जाती हैं। और आम तौर पे बहुत सारे लोग काले मोतिये के जो होते हैं वो दवाइयों से कंट्रोल हो जाते हैं। अगर किसी का कंट्रोल नहीं होता दवाई से तो फिर दूसरी ऑप्शंस हमारे पास होती हैं, जिसमें लेज़र भी है और ऑपरेशन भी है। तो डॉक्टर साहब, जिन लोगों को आप दवाई देते हैं ग्लूकोमा के लिए, तो क्या वो दवाई ज़िंदगी भर खानी पड़ती है या थोड़ी देर दवाई ली और उसके बाद कंट्रोल हो गया? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कई बार ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और प्रेशर नॉर्मल आ जाता है तो पेशेंट को ये लगता है कि उनका तो प्रेशर अब ठीक हो गया, अब वो दवाई बंद कर देनी चाहिए। तो इसकी जो दवाई है वो बंद नहीं करनी होती है, ये इसको मॉनिटर करते रहना पड़ता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो दवाई आज काम कर रही है वो आगे 2, 4, 5 साल तक काम करती रहे। कई बार उनके इफ़ेक्ट कम भी हो जाता है और कई बार उनके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से चेंज करनी पड़ती है। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है और इसमें टाइम टू टाइम आपका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको एडजस्ट करना पड़ता है, उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है और अपने आप से बंद नहीं करना होता है। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा यूं ही जारी रखेंगे। एक और श्रोता हमारे से बात करना चाहता है। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, अपना नाम बताइए और बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं यशपाल सिंह बोल रहा हूँ, नागलोई, दिल्ली वेस्ट से। हाँ यशपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना प्रश्न पूछिए। हमारी समस्या सर ये है जी। कि मैं रात में जब कोई रेड इंडिकेटर देखता हूँ, जैसे थर्मामीटर का इंडिकेटर है या और कोई चीज, तो हमारे को दो दिखती है। ये सिर्फ रात में होता है या दिन को भी होता है? जी, केवल रात में ही होता है, दिन में नहीं होता है। इसका तो दिखाना चाहिए, बेसिकली आंखों का चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो सफ़ेद मोतिया होता है जब शुरू होता है तो कई बार आपको इस तरह की फीलिंग हो सकती है इसमें। और दूसरी बीमारियां भी होती हैं जिसमें डबल विजन हो सकती है, लेकिन क्योंकि आपका डे टाइम पे नहीं हो रहा है, सिर्फ रात को हो रहा है, तो आंख का मुआयना करके ही पता चलेगा कि उसका कारण क्या है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको कहा कि आप ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाइए और हो सकता है कि आपको सफ़ेद मोतिया हो, लेकिन इसका इलाज संभव है। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, अपना नाम दसो, कित्थों बोल रहे हो? तारा ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਵਜੀਰੜੀ, ਨੇੜੇ ਭਾਰਸੋ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਭਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਲਾਜ PGI ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਫਤਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਦੇ ਪਾਟ ਗਏ, ਵੀ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਐਸੀ ਹੋਈ ਜੀ ਦਾਤੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਸ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹੁਣ 100% ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਰਿਆ ਸੰਭਾਲਣ ਜੋਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਉਹ ਜਿੱਕਣ ਕੋਈ ਅੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ। ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂ ਡਾਕटर साहब ਨੂੰ ਇਹ, या की करा जी, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ पूर्व ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि आपकी आँख जो भी प्रॉब्लम रही है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रही है, आपके काफ़ी लोगों को दिखाना पड़ा आपको। और ये अच्छी बात है कि ये एक आँख में आपकी नज़र बनी हुई है, तो इसमें तो कुछ भी आपको लगे, थोड़ा बहुत कोई डिस्कम्फर्ट हो या नज़र में कुछ प्रॉब्लम आपको लगती है, तो इसको ज़रूर दिखाना चाहिए आपको। और जिन डॉक्टर साहब आपका इलाज कर रहे हैं आप उनसे मिलिए और वो आपको इसमें गाइड करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा जी। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ FM ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਰ पूरी गलबात करने का मौका देने हो जी। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे रिस्क फैक्टर्स की और आपने कहा कि परिवार में अगर हो तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जी।
तो कितने % चांसेस होते हैं अगर परिवार में या हेरिडिटरी फैक्टर कितना स्ट्रांग है इस डिजीज़ के लिए? इसमें डिपेंड करता है कि जो रिलेशनशिप कितना क्लोज है। तो अगर तो आपके कोई ब्रदर या सिस्टर को है तो यूँ मान लीजिए कि एक आम आदमी के मुकाबले में आपको 8 से 10 गुना ज़्यादा रिस्क होगा। अगर थोड़ा डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं जैसे अंकल आंट में हैं तो 3 से 4 गुना ज़्यादा होगा। तो ये एक फैमिली में कितनी क्लोजनेस है उससे डिपेंड करता है। पर यूँ मान के चलिए कि आप एक एवरेज अगर कहना चाहें तो 5 से 10% के टाइम्स के बीच में ये रिस्क बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया था कि हम दवाई देते हैं और कुछ समय बाद वो दवाई चेंज भी करनी पड़ सकती है जी। तो क्या वक्त के साथ ये बढ़ता रहता है? अगर आप दवाई लो तो कि वहीं पे स्टेबल हो जाता है? हाँ, क्योंकि इसको मोनीटर करना पड़ता है, क्योंकि दवाई से प्रेशर कंट्रोल होना ये गारंटी नहीं करता कि काला मोतिया भी नहीं बढ़ेगा। अक्सर ये देखा जाता है कि काला मोतिया थोड़ा बहुत बढ़ता है टाइम के साथ। अगर दवाई दे रहे हैं तो भी बढ़ सकता है। तो उसके लिए जो दवाइयाँ हैं उनको एडजस्ट करना पड़ता है टाइम टू टाइम, और अगर लगे कि दवाई अब काम नहीं कर रही है तो फिर लेज़र या सर्जरी की बात करते हैं। लेकिन कोशिश ये रहती है कि जिस रेट से ये प्रोग्रेस कर रहा है, जिससे बढ़ रहा है, उसको बहुत स्लो कर दिया जाता है। तो उसमें ऐसा है कि अगर किसी की नज़र आज जितनी भी है, मान लो कि उसकी 80% है और वो हर साल अगर बगैर ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो 2-4% वो कम हो जाती है, तो कुछ एक 8-10 साल में वो बिल्कुल नीचे हो जाएगी। लेकिन अगर उसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं और नज़र फिर भी कम होती है तो वो बहुत कम रेट से लॉस होता है उसका। तो जब तक वो उनकी उम्र है तब तक वो नज़र चलती जाएगी। हाँ, थोड़ा कम ज़रूर हो जाएगी टाइम के साथ, लेकिन उनको हैंडीकैप नहीं होगा, विजुअल डिसेबिलिटी नहीं होगी, ब्लाइंडनेस नहीं होगी। तो क्या जिन लोगों को ग्लूकोमा है और कंट्रोल्ड ग्लूकोमा है उनकी आईज हम किसी में रीप्लांट कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, ये जो ग्लूकोमा है प्रॉब्लम, जो बीमारी है ऑप्टिक नर्व में होती है, और जो ट्रांसप्लांट हम करते हैं वो आँख का जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है, कॉर्निया जिसको कहते हैं, वो करते हैं। तो इनमें कॉर्निया ठीक होता है, अनलेस कि आप उनमें कुछ सर्जरी, मल्टीपल सर्जरीज वगैरह हुई हों तो दूसरी बात है। लेकिन आम तौर पे देखा जाए तो आंसर यही होगा कि कर सकते हैं उनका। डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान में तकरीबन कितने % लोग हैं जो ग्लूकोमा की वजह से ब्लाइंड हो जाते हैं? जैसे 12 से 13 मिलियन लोग हैं इसमें जिनको काला मोतिया है। इसमें से अगर आप 100 लोग मान के चलें, हम 100 लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं, तो अगर तो इलाज नहीं होता फिर तो उसमें बहुत सारे हैं जो ब्लाइंड हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इलाज करते हैं तो इलाज के बावजूद भी हो सकता है कि 10-12% जो उसके बावजूद भी उनका नज़र काफ़ी कम हो जाए और बायलैटरली कम हो जाए, मतलब वो उस कैटेगरी में चले जाएंगे जिसको आप विजुअली हैंडीकैप्ड कहेंगे। तो इलाज के बावजूद भी ऐसा हो सकता है, और ये ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि इलाज देरी से शुरू होता है। तो अगर इलाज जल्दी शुरू हो जाए तो फिर इनकी जो नंबर्स हैं वो और कम हो सकते हैं, और तो इसलिए ये थोड़ा सा हमें एफर्ट करने की ज़रूरत है उस एरिया में, उस जगह पे। डॉक्टर साहब, बात करते करते मेरे जहन में एक प्रश्न आया कि क्या जिन लोगों को ग्लूकोमा है और वो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, नज़र उनकी कंट्रोल में है, बीमारी कंट्रोल में है, क्या वो ड्राइविंग कर सकते हैं? आम तौर पे ड्राइविंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि उनका लॉस कितना है। अगर तो ग्लूकोमा बहुत एडवांस्ड है फिर ड्राइव करने में रिस्क है, क्योंकि उनको सामने तो दिख रहा है लेकिन साइड पे अगर कोई एकदम से कोई आ जाता है तो वो उसको पता नहीं चलेगा और एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए इसकी जो उनके गाइडलाइंस हैं कि कब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कब वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो उसका एक गाइडलाइंस रहती हैं। पर अर्ली डिजीज़ है, अर्ली टू मॉडरेट जिसको कहेंगे, कि काला मोतिया है लेकिन वो वेल कंट्रोल्ड है और चल रहा है और बहुत एडवांस नहीं है, तो आमतौर पे लोग ड्राइव कर लेते हैं। लेकिन अगर वो एडवांस स्टेज में पहुंच गया फिर ड्राइविंग में मुश्किल होती है, फिर वो ड्राइविंग थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो क्या डॉक्टर साहब हम किसी तरह की खुराक से या किसी तरह के लाइफस्टाइल से ग्लूकोमा को प्रिवेंट भी कर सकते हैं? ऐसा कोई डेफिनेट वो नहीं है रिलेशनशिप किसी खुराक से या किसी उससे, लेकिन जनरली देखा गया कि अगर आपकी बैलेंस्ड डाइट है, आपकी जो विटामिन्स वगैरह और जो फूड है, बेसिकली अगर एक बैलेंस्ड डाइट है, अच्छा है, तो वो हेल्प करता है। लेकिन ऐसा कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है अदरवाइज। तो क्या कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज इसकी कंट्रोल में मदद कर दी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, कुछ एक एक्सरसाइजेज हैं जो नुकसान ज़रूर कर सकती हैं। तो अगर बहुत किसी को एडवांस जिनको काला मोतिया है, अगर वो कोई ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिससे आँख का प्रेशर बढ़ जाए या सिर वाला जो रीजन है उसे
ब्लड स्टैग्नेट हो जाए, जैसे कई बार योगा में शीर्षासन किया जाता है या कोई बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग कोई करते हैं, तो उनको थोड़ा रिस्क है कि हो सकता है काला मोतिया बढ़ जाए, क्योंकि जब वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस दौरान आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो आँख को थोड़ा सा डैमेज कर सकता है। डॉक्टर साहब, जब आपने ये आँख के प्रेशर की बात की, तो क्या जब वो प्रेशर बढ़ जाता है या बहुत कम हो जाता है, तो क्या एक आम इंसान को उसका पता चलता है? नहीं, आम इंसान को तभी पता चलेगा जब बहुत ही बढ़ जाएगा या बहुत ही कम हो जाएगा। अगर जैसे हम मान के चले कि 20 उसका नॉर्मल प्रेशर था, अगर वो धीरे धीरे बढ़ के 30-40 तक भी पहुंच जाएगा तो उनको पता नहीं चलेगा। तब चलता है जब वो एकदम से कोई बढ़ जाए या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए, तब पता चलता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि इस चीज़ का पता नहीं चलेगा कि आँख का प्रेशर ज़्यादा है या कम है। तो डॉक्टर साहब, क्या प्रेशर बढ़ने से हैमरेज भी हो सकता है? हैमरेज हो सकता है, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि जो आँख के अंदर की जो नसें हैं, अगर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो वो नसें ब्लॉक हो सकती हैं। अगर बहुत ही प्रेशर बढ़ गया तो आँख की जो आर्टरी और जो वेन जो उसको सप्लाई कर रही है रेटिना को, उसमें दबाव पड़ेगा, वो कंप्रेस हो जाएगी और उसमें वो बंद हो सकती है। तो वो एक कई बार ऐसा देखा गया है कि जो काले मोतिये के जो मरीज़ होते हैं उनको कई बार जो रेटिना के जो ब्लड वेसल्स है, जो ब्लड सप्लाई है, उसमें रुकावट आ सकती है, तो उसकी वजह से फिर हैमरेज आ सकती है। हालांकि ऐसा कोई वो ये नहीं है कि सभी में ऐसा हो, ऐसा नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। डॉक्टर साहब, आप क्योंकि एक हिंदुस्तान के प्रीमियर इंस्टीट्यूट से हैं और पीजीआई में तो एक ख़ास आई एडवांस सेंटर है, तो क्या आने वाले समय में कोई ऐसी रिसर्च चल रही है कि हमें इसका इलाज मिल सके? रिसर्च बहुत चल रही है। काफ़ी पिछले कुछ एक सालों में काफ़ी नई नई चीज़ें आ गई हैं। हमारे पास अब नई दवाइयाँ आ गई हैं। पहले तो इसको जो डायग्नोसिस करने के अब तरीके थोड़ा बेहतर हो गए हैं। इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो इमेजिंग है और भी टेस्ट हो गए, उससे हमें थोड़ा जल्दी डायग्नोसिस करने में मदद मिल जाती है। उसके अलावा जो दवाइयाँ अब ज़्यादा इफ़ेक्टिव आ गई हैं और ज़्यादा आ गई हैं, लेज़र्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई हैं, और जो सर्जिकल टेक्निक्स हैं वो भी रिफ़ाइन होती ही रहती हैं। ऑलमोस्ट हर साल उसमें कोई ना कोई रिफ़ाइनमेंट आ जाती है। इसके अलावा इनके जो जेनेटिक प्रोफाइल है लोगों का, कि जीन से रिलेटेड भी कुछ डिस्कवरीज हैं, वो भी चल रहा है। तो रिसर्च तो इसमें बहुत चल रही है। देखो, टाइम के साथ पता चलेगा कि उसका पेशेंट को कितना बेनिफिट अल्टीमेटली होता है, जो लेटेस्ट रिसर्च है। लेकिन कुछ एक सालों में वो पेशेंट तक पहुंच जाती हैं, जो लेटेस्ट रिसर्च है वो पहुंच ही जाती है, और उससे फ़ायदा तो हो रहा है, आगे भी होगा। तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में, भविष्य में जी, कभी इसका क्योर भी निकल आएगा? बिल्कुल, काम उसी की तरफ को चल रहा है, लेकिन क्योर वाली बात जहाँ तक है अभी तक उसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं है। लेकिन एफर्ट वही है कि अगर किसी को काला मोतिया हो गया, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो भी गई, तो उसको कैसे रिकवर करें, कैसे रिवाइव करें। एफर्ट तो उसी डायरेक्शन में, सारी रिसर्च वहीं पे फोकस्ड है, लेकिन अभी तक उसमें कोई ब्रेक थ्रू अभी नहीं है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिर में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना है? संदेश यही है कि काला मोतिया एक साइलेंट डिजीज़ है। इससे नज़र बिल्कुल जा सकती है, और एक बार नज़र चली गई तो वापस नहीं आती है। तो इसलिए, क्योंकि इसमें साइलेंट है, इसमें सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए आँखों का चेकअप ही एक सबसे अच्छा तरीका है। और इस साल में एक बार एक अच्छा आँखों का चेकअप क्वालिफाइड डॉक्टर से करवाना चाहिए, और उनकी सलाह लेके फिर आगे उसका कुछ अगर और टेस्ट करना है या नहीं करना, उसके हिसाब से करें। और अगर काला मोतिया है तो फिर उसका रेगुलर दवाई लेना है, उसको रोकना नहीं है बीच में, और डॉक्टर की सलाह को मानते रहना चाहिए। डॉक्टर पांडव, आप हमारे FM लाइफलाइन कार्यक्रम में आए और आपने ग्लूकोमा यानी काला मोतिया के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुझे विश्वास है कि लोग अगर जो आपने बातें बताई उसका सही से पालन करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, तो इस बीमारी से बच सकते हैं, इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं और भविष्य में अपनी नज़र को कायम रख सकते हैं। इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। श्रोताओं, इसी के साथ ही अपने साथी संजीव दोसांझ को कार्यक्रम FM लाइफलाइन यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे इंजीनियर्स रविंदर ठाकुर और प्रेम सिंह ने। नमस्कार। FM लाइफलाइन।